हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं सी यू माई किंग का सीजन 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये वीडियो होने वाला है एपिसोड 13। पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि एनुबिस अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके दोनों पर्सन को पत्थर में बदल देता है। देन वो दोनों पर्सन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। ये सब कुछ ली भी देख रहा होता है और अभी वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। ली उसके पास जाके कहता है, तुम लोगों को पत्थर में बदल सकते हो ना, तो फिर ये तुम ही थे। पर एनुबिस वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। पर ली उसे रोकते हुए कहता है, एनुबिस अब तुम प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। मैं देख सकता हूँ कि तुम गॉड ऑफ डेथ हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे पास ये पावर कैसे आई। एनुबिस कहता है, तो क्या हुआ, मेरे पास अपने उंगलियों के एक झटके से लोगों को धूल में मिलाने की पावर है। क्या इस बात से तुम खुश नहीं हो। ली चिल्लाते हुए कहता है, तुमने रॉकी को स्टोन स्टेचू में बदल दिया था। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारी वजह से इवीज डिस्ट्रॉय हो गया था। एनुबिस कहता है, क्या मैंने इवीज को डिस्ट्रॉय किया। देन वो उसे धक्का देते हुए कहता है, आखिर तुम जानते भी क्या हो। उसके धक्के की वजह से ली जमीन में गिर जाता है। एनुबिस कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास ये एबिलिटी कहाँ से आई। पर ली जमीन में लेटा हुआ था। एनुबिस सोचने लगता है आखिर उसे क्या हो गया। तभी मेहमीस एनुबिस को दूर धक्का देता है और ली के पास जाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने ली के साथ क्या किया। पर एनुबिस को तो ये सब कुछ नाटक लग रहा था, इसीलिए वो कहता है, आखिर अब तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो। मेहमीस कहता है, ली सही नहीं लग रहा। देन वो ली का हार्ट बीट चेक करने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, उसका हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रहा। ये सुन के एनुबिस बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ चुका था। वो तुरंत अपना रूप बदल लेता है और ली के करीब जाते हुए कहता है, क्या उसका सोल बिखर गया है। देन वो आगे सोचने लगता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। मैंने अपना डिवाइन पावर अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया था। आखिर उसका सोल इतनी आसानी से कैसे बिखर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले टाइमलाइन में मैंने उससे कभी भी मुलाकात नहीं की थी। वो मेहमीस से पूछता है, मुझे बताओ आखिर वो कहाँ से आया है। पर अभी मेहमीस पूरी तरह से शौक में था, इसीलिए एनुबिस उसे जोर का मुक्का मारते हुए कहता है, मुझे जल्दी से जवाब दो। अगर हमने जल्दी की तो हम उसे बचा सकते हैं। मेहमीस कहता है, उसने एक बार कहा था कि वो फ्यूचर से यहाँ पे आया हुआ है। ये सुन के एनुबिस सोचने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सोल यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। देन वो मेहमीस को कहता है, मुझे फॉलो करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी एक अलग ही जगह पे पहुंच चुके थे। एनुबिस कहता है, उसका सोल इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए उसका सोल और बॉडी का लिंक बहुत ही ज्यादा वीक है एक ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले। ऐसे कंडीशन में लगातार थकावट या फिर बहुत ज्यादा भावनाओं की वजह से उसका सोल डिस्ट्रॉय हो सकता है। मेहमीस कहता है, उसकी सांस वापस आ चुकी है। आखिर ली को एग्जैक्टली क्या हुआ है। अभी वो लोग जिस जगह पे थे उस जगह को एनुबिस ने अपने पावर्स के जरिए बनाया था। एनुबिस कहता है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसके बिखरे हुए सोल्स जल्दी ही उसके बॉडी में वापस आने लगेंगी। देन वो आगे कहता है, उसका सोल तो वापस आ सकता है पर वो जाग नहीं सकेगा। उसे जगाने के लिए हमें उसका सोल को रिपेयर भी करना होगा। मेहमीस पूछता है, हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। एनुबिस कहता है, हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जिसका सोल उसके सोल से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। उस पर्सन के सोल को बाइंडिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल करके हम एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेल करेंगे, जिसकी वजह से उसका बॉडी और सोल दोनों ही स्टेबलाइज हो जाएंगे। उसका सोल को रिपेयर करने के लिए हमें तुम्हारे सोल की जरूरत होगी। हालांकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी ये तुम्हारे सोल को डैमेज कर सकता है। अगर तुम खुद को उसके लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हो तो इसका सक्सेस रेट 80% तक बढ़ सकता है। ये सुन के मेहमीस बिना कुछ सोचे समझे अपने बॉडी से सोल विड्रॉ करने लगता है। देन वो अपना सोल का इस्तेमाल करके ली को वापस जगाने की कोशिश करता है। इसकी वजह से उसका सोल भी डगमगाने लगता है। फिर भी मेहमीस कहता है, अगर 10% भी चांस रहता तो क्या होता। मेहमीस का सोल भी धीरे धीरे गायब होने लग गया था, इसलिए एनुबिस सोचने लगता है, मैंने जैसा सोचा था उसका सोल उससे भी ज्यादा वीक है। अपना सोल का इस्तेमाल करके उसने अब तक 10% भी रिस्टोर नहीं किया है, पर देखो उसका सोल तो अभी से ही बिखरने लगा है। इसलिए एनुबिस मेहमीस के सोल को दूर हटाते हुए कहता है, तुम वर्थलेस हो।
देन वो मेहमीज के सोल को वापस उसके बॉडी में ही ट्रांसफर कर देता है। के बाद हमें ईवी को दिखाया जाता है जो मेहमीज के पास में ही बैठा हुआ था। एनुबीस उसे कहता है, ईवी, मेहमीज का सोल वापस उसके बॉडी में जा चुका है। जागने से पहले उसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने की जरूरत है। उसकी आवाज सुन के ईवी तो हैरान में पड़ जाता है। वो कहता है, जरा रुको एनुबीस, पिछली बार हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे। एनुबीस कहता है, मुझे एग्रीमेंट के बारे में याद है, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कह के वो ईवी के साथ कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने बॉडी से सोल निकालता है और ली को ठीक करने लगता है। एनुबीस सोचने लगता है, जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब मुझे उसमें कोई भी खास बात नहीं लगी थी। मैंने तो उसे मेहमीज का एक टेम्पररी खिलौना के रूप में सोच लिया था। तब मुझे मेहमीज को इतनी छोटी सी खुशी में डूबे हुए देख बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा था। पर ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड और स्मार्ट है। वो जो भी कदम उठाता था वो मेरे सोच से बढ़कर था। मैं तो अब ये भी सोचने लगा हूँ कि ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके और मेहमीज के बीच सच्चा प्यार था। मुझे पता चला कि उसका नाम ही सोलो है और उसी ने ही बहुत सारे न्यू पॉलिटिक्स रूल्स के बारे में बताया था। तब से मेरे मन में उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट जाग चुकी थी। इसके बाद मैंने अपने आंखों के सामने उस सीन को देखा था और उसने सचमुच अपनी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया को देखा था। इस दुनिया को बनाने के लिए वो अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी तैयार था। देन एनुबीस आगे सोचने लगता है, उसने सचमुच मुझे हिला के रख दिया था। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मुझे ये स्वीकार करना पड़ रहा है। मैं भी मेहमीज और दूसरे लोगों की तरह ही उस पे अब भरोसा करने लगा हूँ। मैं भी उसे अपना हाथ देना चाहता हूँ ताकि वो और भी आगे बढ़े, और मैं ये भी होप करता हूँ कि वो ये कर ले। वो आगे सोचने लगता है, पर वो भी तो एक इंसान ही है। उसे भी भूख, प्यास, थकावट लगती है और वो कभी भी मर सकता है। उसे इस समय मदद की सख्त जरूरत है और ये सच में एक तरीका है जिससे मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। वो आगे सोचने लगता है, मैंने मेहमीज के सारे कैपेबल फ्यूचर सबॉर्डिनेट्स को यहाँ पे इकट्ठा किया। हमारे शर्तों के अनुसार यहाँ बैटल रॉयल आयोजित किया गया था। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसने मुझे नीचे नहीं झुकाया। 3 महीनों के अंदर ही उसने मेरे सारे एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया। अब समय आ चुका है, इस बेट को समय से पहले ही अंत करना होगा। उसका सोल को ठीक करने के दौरान वो भी हाँफने लगता है और सोचने लगता है, पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ न कुछ हो ही जाता है। तभी ली बड़बड़ाने लगता है, रॉकी, मिमी, मैं दोबारा तुम्हारे साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के एनुबीस उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है, कभी कभी सोल रिपेयर करने के दौरान तुम्हें हर्ट हो सकता है। हम ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं। देन वो आगे सोचने लगता है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे को मैं खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि एनुबीस बहुत ही ज्यादा थक चुका था, पर अभी ली एक सपना देख रहा होता है। वो वापस अपना घर पहुँच चुका था। जब वो दरवाजा खोलता है, वो कहता है, मैं वापस आ चुका हूँ। क्या उस पौधे में दोबारा से फूल खिल गए हैं? जिस पे रॉकी रिप्लाई देता है, हाँ। देन वो स्टोन स्टेचू मेहमीज में बदल जाता है और कहता है, हाँ, आज ये बहुत ही खूबसूरती से खिल गए हैं, जैसा कि ये इवीस में खिला करती थी। ये देख के ली पूछता है, मिमी, क्या ये तुम हो? पर तभी मिमी स्टोन स्टेचू में बदल जाता है और वो बिखरने लगता है। ये देख के ली बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ चुका था। इसके बाद ली वहाँ पे एनुबीस को देखता है, की वजह से वो सपने से जाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा मत करो। एनुबीस को अपने सामने देख के ली उसे पूछता है, क्या वो तुम थे? एनुबीस कहता है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम अभी जिंदा हो। ली उसे कहता है, तुमने मिमी को हर्ट क्यों किया? आखिर तुम एबीस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे और एग्जिस्ट करो। देन वो रोते हुए कहता है, प्लीज तुम मर क्यों नहीं जाते? ये कह के ली बेहोश हो जाता है, पर उसकी बातों को सुन के एनुबीस बहुत ही ज्यादा हैरान में था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, ली को फिर से होश आता है। वो सोचने लगता है, ये जगह कौन सी है? आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया? मुझे अभी भी याद है कि गॉड एनुबीस किसी पर्सन को स्टोन में बदल सकता था। देन ली इधर उधर भटकने लगता है और कहता है, इसके बाद क्या हुआ? वो सोचने लगता है, इस जगह को जरूर एनुबीस ने ही बनाया होगा। क्या वो मुझे यहाँ पे लॉक करके रखना चाहता है? तभी उसे अपने सामने कुछ महसूस होता है। वो सोचने लगता है, क्या ये किसी तरह का बैरियर है?
जब वो उस जगह को अपने हाथों से पुश करता है तभी वो एक घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ पे वो एक पर्सन को काम करते हुए देखता है। वो पर्सन और कोई नहीं था बल्कि कावा था। कावा कहता है तुम जाग गए। वह हंसते हुए उसके पास जाने लगता है। ली कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कावा कहता है गॉड ने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा है ताकि मैं तुम्हारा देखभाल कर सकूं। देन वो आगे कहता है तुम 10 दिनों से बेहोशी की हालत में थे। मैंने तुम्हें नहलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और तुम्हारे कपड़े भी बदले। ये सुन के ली सोचने लगता है क्या 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं? देन वो उस जगह से जाने लगता है ये सोच के कि आखिर मिमी कहाँ पे है। अगर गॉड के पास एबिलिटी है कि वो किसी को भी स्टोन में बदल सकता है तो मिमी को ये जानना जरूरी है। पर तभी उसके सर में दर्द देने लगता है। कावा कहता है तुम्हें आराम से चलना चाहिए। गॉड ने कहा था कि तुम्हारे सोल में चोट लगा है और तुम्हारा बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रह के कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। तुम्हें उस स्पेशल सिक रूम में कम से कम 10 दिन या फिर 2 हफ्तों तक तो रेस्ट करना चाहिए। कावा आगे कहता है गॉड ने मुझे ये कहने के लिए भी कहा था कि तुम्हारा वो बड़ा गुस्सेल और जो हमेशा माऊ माऊ करता रहता है वो वापस अपने पैलेस पहुंच गया है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुन के ली समझ जाता है कि वो मेमीज के बारे में बातचीत कर रहा है। ली उससे पूछता है अभी गॉड कहाँ पे है? कावा कहता है उसने कहा कि उसे कुछ काम है और वो कुछ दिनों के बाद ही वापस आएगा। ली सोचने लगता है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी वो एक गॉड है, अगर वो मुझे देखना नहीं चाहता है तो भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देन ली आगे कहता है मैं 10 दिनों से यहाँ पे था, इसका मतलब ये हुआ कि अभी बैटिंग एरिना पे जरूर हंगामा मचा हुआ होगा। ये सुन के कावा कहता है क्या तुम उस फार्मिंग फील्ड के बारे में बातचीत कर रहे हो? कावा उसे एक जगह दिखाते हुए कहता है गॉड ने कहा है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसने वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को कह दिया है कि तुम अभी छुट्टी में हो। गॉड ने ये भी कहा है कि उन लोगों को खुद से ही फार्मिंग सीखने दो। तो जगह को देख के ली सोचने लगता है गॉड ने ट्रेनिंग कैंप को अपने पास ही में ही शिफ्ट किया है। ली दूर से उस जगह को देखते हुए कहता है मैं वहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ, क्या मैं वहाँ पे नहीं जा सकता? कावा कहता है मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था तुम्हें यहाँ पे रुक के रेस्ट करना होगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुन के ली अजीब सा शकल बनाते हुए कहता है ऐसा लगता है उस गॉड के साथ तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ली का प्लानिंग था कि वो कावा को बंधक बना के गॉड को डराना चाहता था और यहाँ से भागना चाहता था, पर कावा का ऑनेस्टी को देख के अब उसका प्लान फेल होने लगा था। कावा हंसते हुए कहता है मैं जानता था कि वो एक गॉड है और मैं उससे बहुत डरता था, लेकिन इन दिनों वो उस फील्ड में बिजी है, इसीलिए मैं उसकी जगह की देखभाल कर रहा हूँ। उसे बहुत सारे काम करने आते हैं। कभी वो चुपके से यहाँ पे आ जाया करता था और खाने के बारे में कंप्लेन देने लगता था। फिर वो मुझे खाना बनाने के लिए भी कहता था। देन कावा आगे हंसते हुए कहता है मैंने उन लोगों को उस समय बाहर निकलने में मदद की थी जब गॉड ने उन सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। गॉड उन लोगों के पास जाके ये कहता था कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और मुझे 3 महीने के लिए अपना शरीर इस्तेमाल करने दो, क्या तुम तैयार हो? एनोविस को देख के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते थे और कहते थे मैं तैयार हूँ। कावा कहता है फिर वो लोग सारे बोरी के अंदर घुसने लगते हैं। फिर मैं उन बोरियों को कस के बांध देता था। फिर मैंने उन लोगों को झड़ी से मारा और उन सब लोगों को इस फील्ड में पहुंचा दिया। ये सुन के ली सोचने लगता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये सब कुछ उन लोगों के लिए कितना भयंकर रहा होगा। देन ली अजीब सा शकल बनाते हुए पूछता है गॉड तो किसी का भी अपीयरेंस ले सकता था ना, फिर उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? कावा कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका मानना था कि वो बहुत ही ज्यादा घटिया दिखता है और कभी भी उसका पर्दाफाश हो सकता था। दूसरे लोगों से जुड़ी हर एक चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता था। ऐसा लगता है ये सब कुछ उसी का रूल है। ये सुन के ली थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। कावा कहता है जब उसने मेरे हाथ लगाए तब उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, सिर्फ मेरे सहमति से ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता था। ये सुन के ली सोचने लगता है ओह हाँ, पहले वो मुझ पे ट्रिक आजमाया करता था, फिर बाद में उसने मेरे साथ बेट लगाया, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो हमेशा मुझे पूछा करता था क्या तुम इसके लिए सहमत हो या फिर नहीं। देन वो आगे सोचने लगता है पर शुरुआत में जब उसने मिमी का बॉडी अपनाया था क्या उसने मिमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तभी कावा कहता है सोल मेमोरीज से बनी हुई रहती है, ऐसा लगता है मैं जानबूझ के कुछ मेमोरीज को छोड़ना चाहता था।
क्योंकि मैं अपने कुछ मेमोरीज को खोना चाहता था, इसीलिए मेरा सोल अब टुकड़ों में बट चुका है। गॉड ने मेरे एम्प्टी सोल का इस्तेमाल करके मेरे हाथ को ठीक किया। ये सुन के ली परेशान होने लगता है। कुछ सेकंड के बाद कावा हंसते हुए कहता है, देखो ये मशरूम से हैं। एक टूटे हुए हाथ पैर को ठीक करने के लिए मशरूम पूरी तरह से परफेक्ट रहते हैं, इसीलिए गॉड ने इस खेती पे मशरूम्स उगाए हैं। ये सुन के ली सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि तुमने अपने मेमोरीज खो दिए हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। देन ली आगे सोचने लगता है, कावा के मुंह से गॉड के बारे में सुन के अभी मुझे ऐसा फील होने लगा है कि वो कोई मिस्टीरियस गॉड नहीं है, बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनुबिस के ऊपर। अभी एनुबिस को छींक आती है। वो सोचने लगता है, क्या मैं छींक भी सकता हूँ? अभी एनुबिस ईवी के साथ कांटेक्ट में था। ईवी कहता है, हम लोग एथेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पर कोई भी प्रोग्रेस हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। एनुबिस कहता है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, पर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो भी आएगा तुम इसे मेहमीज से नहीं कह सकते। ईवी कहता है, ठीक है, पर वी सोच रहा होता है, पर वो ऐसा क्यों कह रहा है? इस इंसिडेंट से हमें मेहमीज के मदर के कातिल के बारे में पता चल जाएगा। अगर उसे इसके बारे में ना बताया जाए तो क्या ये सही रहेगा? ईवी कहता है, क्या अभी तुम उस बस्ती में हो? एनुबिस कहता है, मैं अभी कहाँ पे हूँ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ना लूं। ये कह के एनुबिस उनसे संपर्क तोड़ देता है। अभी वो सोच रहा होता है कि बहुत साल गुजर चुके हैं, फिर भी ये जगत तब की तरह ही लग रहा है। तभी वहाँ पे एक भिखारी आ जाता है और कहता है, यंग मैन प्लीज मुझे दया दिखाओ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उस पर्सन को देख के एनुबिस पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली और कावा के ऊपर। ली कहता है, देखा जाए तो अब तुम मुझसे नहीं घबरा रहे हो। कावा कहता है, मैं अभी भी तुमसे डरता हूँ। मैं यहाँ पे रह के तुम्हारा देखभाल नहीं करना चाहता था, पर गॉड ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मीन एक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत किया होगा। उसने मुझे तुम्हारा देखभाल करने के लिए कहा ताकि मेरे सारे गलत कर्म दूर हो जाए। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम मुझसे नाराज हो। इसका मतलब ये हुआ है कि जरूर मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। ये सुन के ली सोचने लगता है, जरूर मैंने गॉड के ऊपर कोई बुरा इंप्रेशन छोड़ दिया होगा। कावा आगे कहता है, उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते थे, ना कि मुझे हर्ट करना चाहते थे, क्योंकि तुम हमारे पास्ट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में हम दोनों जरूर अच्छे दोस्त होंगे। ली कहता है, उसने सब कुछ करेक्टली गेस किया है। तुमने सच में पास्ट में मेरे पीछे चूरा भोंका था। ये सुन के कावा कहता है, क्या सच में? मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ली कहता है, गॉड ने तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या कहा है? कावा कहता है, वो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, पर जब वो तुम्हारे बारे में बात करता है वो कोल्ड टोन में बात करता है। फिर भी वो अपने अंदर की हंसी को नहीं रोक पाता है जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करता है। ली कहता है, ओह क्या ऐसी बात है? वो सोचने लगता है, शायद उसके मन में मेरे लिए बैड इम्प्रेशंस नहीं है। कावा कहता है, अब चलो वापस चलते हैं, अभी खाने का समय हो चुका है। ली सोचने लगता है, ऐसा लगता है अब मैं कावा से गॉड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है, गॉड के पास एबिलिटी है किसी भी पर्सन को पत्थर में बदलने का। ये मिमी और इवीस के लिए खतरा बन सकता है, मुझे उसके ऊपर नजर रखनी होगी। आफ्टर ऑल इन द एंड मिमी एक स्टोन स्टेचू में बदल गया था, पर कुछ दिनों से कावा मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, शायद गॉड मुझे अभी हर्ट नहीं करेगा। फिर वो आगे सोचने लगता है, पर मैं जब बेहोशी की हालत में था, क्या मेरे साथ तब कुछ हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि गॉड इवीस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कुछ बुरा भला कह दिया होगा। देन वो आगे सोचने लगता है, जो कुछ अभी नहीं हुआ है उसके लिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा कि मुझे गॉड को एनिमी नहीं बल्कि दोस्त समझना चाहिए। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ उसे अपने दोस्त समझ के बातचीत करने का। पीछे से एनुबिस आ जाता है और कहता है, हमारे पास एक नया गेस्ट है, तुम जाके उनका ध्यान रखो। उसे देख के कावा कहता है, लॉर्ड एनुबिस अब वापस कब आए? एनुबिस कहता है, तुम जल्दी से वहाँ पे जाओ। ये सुन के कावा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ली कहता है, एनुबिस तुम सही समय पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। तुम लोगों को पत्थर में बदल सकते हो ना, मुझे इसके बारे में तुमसे बातचीत करनी थी। तो एनुबिस वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, इसके बारे में हम बाद में बातचीत कर लेंगे।
ली उसे रोकने की कोशिश करता है पर एनुबिस वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। ली सोचने लगता है आखिर वो इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है, क्या वो जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहा है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एनुबिस जिस गेस्ट के बारे में कह रहा होता है वो एक ओल्ड लेडी रहती है। अभी ली, कावा और वो ओल्ड लेडीज साथ में खाना खा रहे होते हैं। अभी वो ओल्ड लेडी ली के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रही होती है। तारीफ करते करते वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ली सोचने लगता है कि वो एक कॉमन ओल्ड लेडी है, उस गॉड ने इस लेडी को यहाँ पे क्यों लाया है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एनुबिस घर वापस आया था। उसका पैर एक धागे से लग जाता है जिसकी वजह से ली को पता चल जाता है कि एनुबिस भी घर वापस आया हुआ है। ली उसे कहता है तुम इसे अपना घर ही समझ सकते हो, तुम्हें चोरों की तरह घुसने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे ब्लैंकेट लेके आए हो, क्या तुम उस लेडी के साथ एक ही बेड शेयर करने वाले हो। एनुबिस कहता है आज बाहर बहुत ही ज्यादा कोहरा है, मुझे लगता है उस ओल्ड लेडी को ठंड लग रही होगी। तुम्हें भी आज अपने कमरे में वक्त बिताना चाहिए, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एनुबिस उस ओल्ड लेडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ली कहता है मैंने तुम्हें टीज किया, फिर भी तुम गुस्से में नजर नहीं आ रहे हो, लगता है आज तुम अच्छे मूड में हो। देन वो थोड़ा परेशान होकर कहता है क्या हम दोनों बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर अभी वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। ली उससे पूछता है आखिर उस ओल्ड लेडी से तुम्हारा क्या लेना देना है। एनुबिस कहता है कुछ भी नहीं, उन्हें देख के मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पे लेके आ गया। ली कहता है वेल जो भी हो, पर मैं तुम्हें इसके बारे में पूछना नहीं चाहता था। अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम लोगों को स्टोन में बदल सकते हो ना। ये सुनते ही एनुबिस वहाँ से भागने लगता है पर ली उसे पकड़ लेता है और कहता है इस बार तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। एनुबिस कहता है मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा ना, मुझे नहीं पता ये पावर कहाँ से आई और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस पावर से दूर कैसे हट सकता हूँ। पर मैं तुमसे एक चीज कह सकता हूँ कि मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसीलिए तुम एग्जैक्टली किस चीज को लेकर डर रहे हो। ली कहता है पर मैं तुम्हारे ऊपर नजर कैसे रख सकता हूँ, वैसे भी तुम एक गॉड हो। मैं तुम्हारे इमोशंस जैसे कि एंगर, सोरो, प्लेजर ये सब कुछ समझ नहीं पाता हूँ। एनुबिस कहता है गॉड्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। ली कहता है तो फिर मुझे तुम ये बताओ तुमने इस जगह को एक पैराडाइज की तरह क्यों बदल के रखा है। तुम्हें उस ओल्ड लेडी के लिए भी बुरा लगा, इसीलिए तुम उसे घर पे भी लेके आ गए। क्या तुम समझते हो कि ये सब कुछ इमोशंस नहीं है। ये सुन के एनुबिस कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ली कहता है तुमने मुझे पूछा था ना आखिर मैं किस चीज से डर रहा हूँ। एनुबिस मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर से यहाँ पे आया हूँ और फ्यूचर में मेहमीस एक स्टोन स्टेचू में बदलने वाला है और धीरे धीरे वो स्टोन भी बिखरने वाला है और जब ऐसा होता है वहाँ पे सिर्फ उसका हार्ट ही बच जाता है जो कि रेड कलर का था। ये सुन के एनुबिस पूरी तरह से हैरान में पड़ चुका था। अभी वो सोचने लगता है वो जिस फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है वो मेरे फ्यूचर से पूरी तरह से अलग है, पर इन दोनों फ्यूचर में ईवीज का डिस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और अभी उसकी बातों से पता चल रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से होगा। ली कहता है इसीलिए मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पावर बड़े पैमानों पे ईवीज के ऊपर ना पड़े। मैं इस फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ, तुम समझ पा रहे हो ना। ये सुन के एनुबिस सोचने लगता है इसी रीजन की वजह से तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये पावर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तब उसने मुझे कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाते। एनुबिस कहता है तुम्हें दुखी करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ली कहता है नहीं, पहले मैं बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था, वैसे भी तुम ये पावर्स नहीं चाहते थे, इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैंने तुमसे कुछ बुरा भला कह दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। पिछली बार मैं खोया हुआ था, इसीलिए मुझे पता नहीं कि मैं सो रहा था या फिर जाग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई सपना देखा था और मैंने कुछ कहा था जो कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर अभी मैं सिर्फ ये होप कर रहा हूँ कि हम इस पावर को कंट्रोल में रख सके। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गॉड का अस्तित्व किस सिद्धांत पर आधारित है। इस डिवाइन पावर का आखिर मतलब क्या है। देन वो आगे थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम रियल में क्या हो। सुन के एनुबिस थोड़ा हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या तुम गॉड के बारे में पूछ रहे हो।
देन वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है गॉड और डिवाइन पावर एक कॉइन के दो साइड्स की तरह है, इन्हें इजीली अलग नहीं किया जा सकता। जब से मेरा अस्तित्व शुरू हुआ है मैं खुद को एनुबीज कहता हूँ क्योंकि मेरे पास एनुबीज की डिवाइन पावर्स है, पर मुझे ये डिवाइन पावर समनिंग के बाद ही मिली थी। सच तो ये है कि ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे कॉन्शियस से मिलके बनी हुई है। उनका अपना पर्सनालिटी और थॉट्स है। हालांकि गॉड मूल रूप से कॉन्शियसनेस ही है और उसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। हालांकि अब मैं रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हूँ पर मेरे पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये कह के वो ली का हाथ पकड़ के अपने बॉडी में टच करवाता है और कहता है इसीलिए अगर तुम चाहो कि मैं मर जाऊं फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। देन वो आगे कहता है कि मुझे मारा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइन पावर की एग्जिस्टेंस को इरेज नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने तुमसे कहा कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ फिर भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो, इसीलिए इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये सुन के ली कुछ देर के लिए पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। देन वो घबराते हुए कहता है नहीं, जरूर कोई तो रास्ता होगा, इसे सॉल्व करने के लिए जरूर कोई रास्ता होगा। देन वो सोचने लगता है अगर इस पावर का कुछ हो नहीं सकता तो फिर हमें कुछ अलग ट्राई करना होगा। शायद मुझे गॉड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये रहेगा कि उसके पावर को परमानेंटली सील किया जाएगा। अगर उसने इस पावर का इस्तेमाल किया तो फिर वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए अगर उसने इस पावर का इस्तेमाल किया तो फिर वो कुछ घंटों के लिए एक मेंढक में बदल जाएगा। देन वो आगे परेशान होकर सोचने लगता है नहीं, ये सही नहीं लग रहा। अगर उसने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया चाहे उसे कितनी भी बुरी सजा क्यों ना मिल जाए, उसने जिसे भी पत्थर में बदल दिया होगा फिर उसका क्या होगा। शायद मुझे उसे जाने देना चाहिए और गॉड होने के नाते मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। उसे इस तरह से परेशान हालत में देख एनुवीज कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। अगर मैं अपना डिवाइन पावर का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं ये ध्यान में रखूंगा कि मेहमीज को इससे अफेक्ट ना हो। पर ली उसका हाथ दूर पुश करते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं डेफिनेटली मिमी को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। मैंने पहले जो भी मिस्टेक्स किए थे मैं उसे दोबारा नहीं करूंगा। उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देख एनुबीज कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें खुद पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे खुद को हील करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें उस चीज पे फोकस करनी होगी। और तुम फ्यूचर में ईवीज को किस तरह से बनाना चाहते हो तुम्हें उसके बारे में भी फोकस करना चाहिए। करंटली तुम्हारा सोल एक स्पेल के जरिए एक दूसरे से बंधा हुआ है। अगर तुम्हें दोबारा से चोट लग जाएगी तो पता नहीं शायद तुम्हारे मेमोरी पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। ये सुन के ली हैरान में पड़ जाता है। एनुबीस उसे कहता है सोल मेमोरीज से बनी हुई है, तुम अपने मेमोरीज और नॉलेज को खोना तो नहीं चाहते हो ना। ली कहता है पर तभी एनुबीस कहता है मेरा प्लानिंग यहाँ पे ज्यादा देर रुकने का नहीं है। अब मेरी इच्छा शक्ति जो मेरे अस्तित्व को बनाए रखी है जब वो खत्म हो जाएगी तब मैं वापस अपनी जगह पे चला जाऊंगा और मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि अब बस कुछ ही दिन ही बचे हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ली उसे पूछता है क्या तुम यहाँ पे ज्यादा देर रुकने वाले नहीं हो। ये सुन के एनुबीस स्माइल करते हुए कहता है अब क्या हुआ, क्या मुझे जाते हुए देख तुम्हें बुरा लगेगा। उसे स्माइल करते हुए देख ली को रॉकी की याद आ जाती है। वो परेशान होकर सोचने लगता है नहीं, क्या मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ। देन ली उसे कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। देन वो आगे कहता है चाहे तुम यहाँ पे रहो या ना रहो मैं ईवीज और मिमी दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के एनुबीस कहता है वो कितना लकी है, पर ली को कुछ समझ में नहीं आता है। एनुबीस कहता है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं वादा करता हूँ जब तक कि मैं इस दुनिया में हूँ मैं लोगों को पत्थर बनाने का मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा तुम्हारे कंसेंट के बिना। तुम्हें यहाँ पे 1 महीनों तक रुकना होगा ताकि तुम पूरी तरह से रिकवर हो सको। इसके बाद मैं पर्सनली तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ये कह के एनुबीस वहाँ से चला जाता है। ली उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर एनुबीस उसकी बात नहीं सुनता है। पर एनुबीस वहाँ से नहीं गया था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के उस पे नजर रख रहा था। अभी वो सोच रहा होता है ऑब्वियसली मैंने तुमसे झूठ कहा, जिन्होंने भी मुझे बुलावा दिया था मैंने उन सबको इरेज कर दिया है, इसीलिए अब कोई भी ताकत मेरे एग्जिस्टेंस को हटा नहीं सकती।
मैं जब तक चाहूँ यहाँ पे रुक सकता हूँ, पर मैं अपने पावर्स के जरिए इवीस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। देन वो आगे सोचने लगता है गॉड को कोई भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट मार नहीं सकता, फिर भी एक गॉड खुद को मार जरूर सकता है। मैंने तुमसे एक बार कहा था तुम्हारे रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं उन सबको दूर कर दूंगा, पर तब क्या होगा जब मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा? जब तुम पूरी तरह से हील हो जाओगे तब तुम यहाँ से जाने लगोगे। इधर ली सोच रहा होता है अभी मैं कुछ देर के लिए चैन की सांस ले सकता हूँ। जब तक वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है मैं होप करता हूँ कि वो अपना वादा पूरी तरह से निभाए। इधर एनुबीज सोच रहा होता है वो वक्त कब आएगा जब मैं खुद को मार डालूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर। अभी ली कावा को एक लेटर देते हुए कहता है तुमने मुझे कहा था ना मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो जा सकते हो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पिलर के पास जाओ जो उस फील्ड में मौजूद है। पहुँच के तुम मांगा सिटी को वीडियो कॉल करना। जब कॉल कनेक्ट हो जाएगा तुम सिर्फ उन्हें ये लेटर दिखा देना। कावा कहता है तुमने इस लेटर में क्या लिखा है, मुझे इसके बारे में गॉड को रिपोर्ट देनी होगी। ली कहता है तुम्हें इसके बारे में गॉड से नहीं कहना चाहिए। ये सुन के कावा हैरान में पड़ जाता है। ली कहता है कुछ दिनों पहले तुमने कहा था ना तुम मुझे फेवर रिटर्न करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे लिए ये काम तो करना ही होगा। कावा के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं था, इसीलिए वो इसके लिए मान जाता है। ली ने उस लेटर पे लिखा हुआ था मिमी मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पता लगाया कि गॉड के पास एक डेंजरियस एबिलिटी है जिसकी मदद से वो लोगों को पत्थर में बदल सकता है, जो कि इवीस के लिए एक खतरा बन सकती है। हालांकि कुछ ही दिनों में गॉड अपने रियल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, पर मैं अभी शांत नहीं बैठ सकता। हालांकि कुछ दिनों के बाद गॉड अपने रियल वर्ल्ड पे चला जाएगा, पर मैं शांत नहीं बैठ सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उस केव का इन्वेस्टिगेशन करो जहाँ पे हमें स्टोन पाउडर मिला था। सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि तुम इस ओल्ड लेडी का ओरिजिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। थर्डली मैं चाहता हूँ कि तुम गॉड के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, आखिर वो आजकल क्या कर रहा है। और फाइनली मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि गॉड ने जब तुम्हारा बॉडी टेक ओवर किया था क्या उसने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? मैं इस जगह से जल्द ही निकलने वाला हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेटर के एंडिंग में उसने लिखा था कि मिमी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं होप करता हूँ कि तुम वहाँ पे सही सलामत होगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कावा को दिखाया जाता है जो अभी फील्ड में पहुँच चुका था। वो दूसरों की नजरों से बच के उस पिलर तक पहुँच चुका था। वो उस पिलर को प्रेस करते हुए सोचने लगता है ली ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी पीछे से डील आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें आधी रात तक का वेट करना होगा। उसके अचानक आ जाने से कावा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। डील कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। देन वो आगे कहता है पर मैं कुछ हद तक गेस कर सकता हूँ। अभी तुम इस पिलर को जैसे ऑपरेट कर रहे थे, ली भी आधी रात को इसे ऐसे ही ऑपरेट करता था, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे होना इससे ली का कोई संबंध जरूर होगा। कावा कहता है ली ने मुझे यहाँ पे भेजा है कुछ काम के लिए, इसीलिए तुम दूसरे लोगों के काम में टांग मत अड़ाओ। डील उसे ली का नेकलेस दिखाते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब अपने ही लोग हैं। तो नेकलेस को देख के कावा कहता है ये तो जैंगली का नेकलेस है, ऐसा लगता है मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। देन वो आगे कहता है चलो हम दोनों मुद्दे की बात करते हैं। मुझे ली का एक मैसेज पास करना है, पर अभी सिर्फ सुबह ही हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझे जाने। क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पे छुप सकता हूँ? डील कहता है क्या ऐसी बात है, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों नहीं चलते, तुम वहाँ पे छुप सकते हो। देन डील उससे पूछता है तुम्हारे हाथ में ये लेटर कैसी, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तभी इंसान के रूप में एनुबिस वहाँ पे पहुँच जाता है और कावा को बुलाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस जाओ। उसकी आवाज सुन के कावा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। देन एनुबीज कावा को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी डील कहता है 10 दिन से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, तुम उन 2 लोगों के साथ डिसअपियर हो गए थे, साथ ही जंगली भी डिसअपियर हो गया था, मुझे लगा कि तुम मर चुके होगे। देन वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम भी जंगली की तरह ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एनुबीस कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पे फोकस करो। ये कह के कावा और वो वहाँ से चलने लगते हैं। उनके जाने के बाद हम देख पाते हैं कि कावा का लेटर अभी डील के पास था। कावा दूर से उसे कह रहा होता है कि प्लीज इस मैसेज को भेज देना।
उस लेटर को ओपन करते हुए डील सोचने लगता है, जरा मैं भी तो देखूं इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। उस लेटर को पढ़ने के बाद वो सोचने लगता है ये तो शॉकिंग न्यूज है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कावा और एनुबीज के ऊपर। एनुबीज कहता है क्या जेंगली ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? कावा कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे सीनरी देखने के लिए आया हूँ। ये सुन के एनुबीज सोचने लगता है, ऐसा लगता है वो अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं करता है। एनुबीज उसे एक जगह की ओर ले जाता है। कावा कहता है सर आखिर ये कौन सी जगह है, क्या हम दोनों वापस नहीं जा रहे हैं? एनुबीज कहता है कावा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये आखिरी मदद करो। देन वो कावा को एक पार्सल देते हुए कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब इवीज डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तब तुम्हें पर्सनली ये पैकेज नार्सिस को देना होगा जो कि पेरिस का गवर्नर है। ये सुन के कावा कहता है इसमें क्या है? एनुबीज कहता है ये एक सर्वे का रिजल्ट है, तुम चाहो तो तुम इसे सीक्रेटली देख सकते हो पर तुम इसे बाकी लोगों को दिखा नहीं सकते। देन वो कावा के सर को पेट करते हुए कहता है तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा दूर छोड़ नहीं सकूंगा। अब से तुम अपना ख्याल खुद से रख सकते हो और याद रखना तुम्हें कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना है, तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हो। ये सुन के कावा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। देन एनुबीज वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेहमीज के ऊपर। अभी वहाँ पे ईवी और वीवी थे। ईवी कहता है हमने एनुबीज को एथेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था पर उसने अभी तक कोई भी खबर क्यों नहीं दी? अगर लॉजिकली कहा जाए अब तक तो हमारे पास न्यूज आ जानी चाहिए थी ना। वी कहता है उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इसीलिए उसे ये काम तो करना ही होगा। ईवी कहता है तो फिर उसने हमें इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्यों नहीं बताया? फिर उन्हें एक कॉल रिक्वेस्ट आने लगता है। ईवी कहता है ये तो उस फील्ड से आ रहा है, ये तो आउट ऑफ सर्विस में था ना, सडनली हमें कौन कॉल कर रहा है? वीडियो कॉल में डील को देखता है। डील कहता है ओह मैं तो यहाँ पे पिक्चर्स देख सकता हूँ। डील उन्हें कहता है हेलो मेरे पास जेंगली का ये टोकन है, उसने तुम्हारे लिए ये लेटर भेजा है, मैं इस लेटर को तुम्हारे सामने अनफोल्ड कर रहा हूँ ताकि तुम इसे देख सको। देन वो उस लेटर को उन्हें दिखाते हुए कहता है मैंने इस लेटर को नहीं पढ़ा है पर जब वो मुझे सीक्रेटली इस लेटर को दे रहा था मुझे नहीं लगता कि उसका कंडीशन अच्छा था। उस लेटर में लिखा गया था कि गॉड ने मुझे धमकाया, एक डेंजर आने वाला है, मुझे यहाँ से ले चलो। उस लेटर के नीचे जेंगली का नाम भी लिखा हुआ था। डील उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने क्लियरली लेटर को पढ़ लिया? लेटर को पढ़ने के बाद वो दोनों पूरी तरह से हैरान में पड़ गए थे। वी सोचने लगता है ये तो उसका हैंडराइटिंग है और यहाँ पे उसका यूनिक सिग्नेचर भी है। ईवी सोचने लगता है गॉड ने तो कहा था कि सोलो पूरी तरह से ठीक ही है पर एक्चुअली में गॉड उसे धमका रहा है, क्या अभी सोलो डेंजर में है? तभी मेहमीज को भी होश आने लगता है। वो कहता है क्या उसका सोल अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है? वो आगे कहता है गॉड ने ली को काइंडली ट्रीट किया था, मुझे लगता है कि ये एक अलग चाल है ताकि वो उसे हासिल कर सके। देन वो गुस्से से कहता है मुझे ली को बचाना होगा। उसे होश में देख के ईवी कहता है योर मैजेस्टी आप जाग गए। तभी डील कहता है ओ हाँ मैं और एक चीज तो भूल रहा हूँ, ये लेटर बीच में से फट चुकी है इसीलिए इसका और एक दूसरा पेज भी है। देन डील उन लोगों को दूसरा पेज भी दिखाता है और पूछता है क्या तुम लोग क्लियरली देख सकते हो आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में लिखा गया था कि मुझे उस स्टोन की जरूरत है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।